नमस्ते बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में। दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप जानते हो हर साल नॉर्थ के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो पहले पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हमें बहुत अच्छे से मेहनत करना होगा और बहुत शानदार तरीके से मेहनत करना होगा। अगर हमारे तकदीर में नौकरी नहीं है ना बेटा, तो हमें छीन करके लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी माँ ने एक हमसे नौकरी तो मांगी है, वो तो हम दे सकते हैं, उतना तो माँ का हक बनता है। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर आप मेरे पूरे वीडियोस देखेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे और 100% आपके नॉर्थ सेट के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप उनको सबको अच्छे से पढ़ेंगे, सुनेंगे और आप अपना दिमाग भी लगाएंगे। तो उसके साथ साथ में यस या नो। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज द न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट मेरे बच्चों। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हम कहाँ करते हैं? पहली बात, कौन से पेशेंटों के अंदर हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं? तो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है, इसका इंडिकेशन है बेटा, इसका इंडिकेशन है न्यूरो डिसऑर्डर में। किसी प्रकार का न्यूरोलॉजी का डिसऑर्डर होगा, उसके अंदर हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, इंक्लूडिंग रोड साइड एक्सीडेंट हो गया है, आरटीए हो गया, हेड इंजरी हो गया, उस कंडीशन के अंदर भी हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं। वैसे तो इमरजेंसी में हमारे पास में पेशेंट आता है तो हम एवरी पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कब? जब हमारे पास में पेशेंट जो आया है वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का ही पेशेंट आया है तब। तो हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, इंटेलिजेंसी के बारे में बात करेंगे, मेमोरी के बारे में बात करेंगे, लैंग्वेज एंड स्पीच के बारे में बात करेंगे, ग्लासोकोमा स्केल के बारे में बात करेंगे, रिफ्लेक्सेस, डीप रिफ्लेक्स और सुपरफिशियल रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, सीटी स्कैन एंड एमआरआई के बारे में डिस्कस भी हम करने वाले हैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूरोलॉजी असेसमेंट के अंदर, हम सबसे पहले जो असेसमेंट करते हैं वो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। अब मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन डिटेल के अंदर तो आप साइकेट्री के अंदर पढ़ोगे, लेकिन अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं बेटा, सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव फंक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे अवेयरनेस के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे इमोशनल स्टेटस के बारे में, इमोशनल स्टेटस। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं बेटा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं एलओसी पढ़ना शुरू करते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए जैसे ही हम पेशेंट हमारे पास में आएगा, हम पेशेंट के पास जाएंगे, पेशेंट को अप्रोच करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे बच्चे, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अलर्टनेस, कि पेशेंट हमारा जो है वो अलर्ट है कि नहीं है, अलर्ट, पेशेंट का अलर्टनेस देखेंगे। उसके बाद देखेंगे पेशेंट ड्राउजी तो नहीं है। उसके बाद हम पेशेंट के बारे में देखेंगे स्टूपर्स तो नहीं है। पेशेंट स्टूपर्स बिहेवियर तो नहीं है। पेशेंट अनकॉन्शियस तो नहीं है, अनकॉन्शियस। पेशेंट कोमा में तो नहीं है। अगर पेशेंट कोमा में है तो हम यहाँ पर जीसीएस स्कोरिंग करेंगे। क्या करेंगे हम? जीसीएस स्कोरिंग करेंगे, ग्लासगो कोमा स्कोर करने वाला है। तो सबसे पहले हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेसमेंट कैसे करेंगे? पेशेंट के पास जाएंगे, हम पेशेंट को देखेंगे, पेशेंट यार अलर्ट है कि नहीं है, पेशेंट ड्राउजी तो नहीं है, पेशेंट स्टूपर्स बिहेवियर तो नहीं कर रहा है, पेशेंट कोमा में तो नहीं है। ये सब असेसमेंट हम उसके अंदर करेंगे, जो किसके अंदर आ जाएगा? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर। अगला जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है बच्चे ओरिएंटेशन असेसमेंट करेंगे। ओरिएंटेशन असेसमेंट, ओरिएंटेशन असेसमेंट। ओरिएंटेशन असेसमेंट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो पेशेंट के बारे में जब हम पेशेंट के पास जाकर के पेशेंट ओरिएंटेड है कि नहीं ये असेसमेंट करेंगे। तो ओरिएंटेशन असेसमेंट कैसे करता है? हम पेशेंट के नाम के बारे में पूछेंगे कि नाम क्या है आपका, आपका नेम क्या है, टाइम क्या है,
प्लेस के बारे में बात करेंगे, पर्सन के बारे में बात करेंगे और सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। हम पेशेंट को बोलेंगे हाँ जी आपका नाम क्या है, अभी आप कहाँ पर है। अब तो पेशेंट बोलेगा कि जी मैं हॉस्पिटल में हूँ। अगर पेशेंट बोलता है कि नहीं मैं मेरे घर हूँ, खेत में हूँ, तो मतलब उसका ओरिएंटेशन है वो क्या है, डिसओरिएंटेड पेशेंट है, ओरिएंटेशन उसका खराब है। नाम के बारे में पूछेंगे, प्लेस के बारे में पूछेंगे, पर्सन के बारे में पूछेंगे, सिचुएशन के बारे में पूछेंगे। कि पेशेंट बोलेगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो हम उनको बोलेंगे कि आप हॉस्पिटल में क्यों आए, आपको क्या हुआ। पेशेंट बोलेगा कि जी मुझे बुखार आ गया, मुझे कंपी हो रही थी, मेरा सिर दर्द हो रहा था, इसका मतलब पेशेंट वेल ओरिएंटेड है। तो हम ओरिएंटेशन के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बेटा मेमोरीज के बारे में। मेमोरी असेसमेंट के अंदर हम 3 प्रकार के मेमोरी असेसमेंट करते हैं, रिसेंट या इमीडिएट मेमोरी, रिसेंट और इमीडिएट मेमोरी, रिसेंट और इमीडिएट। इसके अंदर हम क्या असेसमेंट करने वाले, कैसे असेसमेंट करेंगे, तो इसके अंदर हम पेशेंट को पूछेंगे कि आप, मैं जो नंबर बोलूंगा आपने वो नंबर मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है। तो हम बोलेंगे नंबर रिपीट करना है। क्या करना है, नंबर रिपीट, नंबर रिपीट। जैसे मान लो कि हमने बोला कि आप बोलो 2 4 6 8, पेशेंट बोल रहा है कि हाँ जी 2 4 6 8, इसका मतलब पेशेंट का जो रिसेंट मेमोरी वो कैसा है, ठीक है। ऐसा नंबर रिपीट करवाने के लिए बोलेंगे। अगला जो असेसमेंट करने वाला है मेमोरी में, इमीडिएट मेमोरी के बाद में अगला है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम कैसे असेसमेंट करेंगे, तो पेशेंट को कुछ वर्ड पूछेंगे, आस्क द वर्ड आफ्टर 5 to 10 मिनट, 5 से 10 मिनट बाद। पहले हम कोई पेशेंट को वर्ड बता देंगे, उसके 5 से 10 मिनट बाद हम पेशेंट से वर्ड पूछेंगे। जैसे मान लो कि हमने पेशेंट को बता दिया कि अभी हमारे जो भारत है उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। 5 मिनट बाद पूछेंगे अच्छा जी बताओ हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो बोलता है कि नरेंद्र मोदी जी है। इसका मतलब उनका मेमोरी है वो ठीक है, इंटैक्ट है, क्लियर है। अगर वो बोलता है कि चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह जी के बारे में बात करता है, तो उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो ठीक नहीं रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा इसके लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर हम क्या पूछेंगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी के बाद कोई हिस्टोरिकल क्वेश्चन करेंगे, हिस्ट्री पूछेंगे, हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, आस्क द हिस्ट्री। क्या पूछेंगे, जैसे हमने पूछ लिया कि अच्छा बताओ आपने 10th क्लास कौन सी स्कूल से किया, वो बताएगा कि मैंने सरकारी स्कूल से किया, ये स्कूल का नाम बताएगा। तो बोलेंगे कि आपको याद है आपके कितने परसेंटेज बने थे, और उस समय कॉलेज के स्कूल का प्रिंसिपल कौन था, और वो बता पाता है, इसका मतलब उसका मेमोरी जो वो क्या है, इंटैक्ट है, क्लियर है। अगर ये ऐसा नहीं कर पाता है, इसका मतलब उसकी मेमोरी प्रॉब्लम है। तो उसके बाद हमने क्या कर लिया बेटा, मेमोरी असेसमेंट कर लिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का असेसमेंट किया, उसके बाद हमने मेमोरी का असेसमेंट कर लिया, उसके बाद हमने ओरिएंटेशन असेसमेंट कर लिया, उसके बाद हम असेसमेंट करते हैं बेटा लैंग्वेज एंड स्पीच। लैंग्वेज एंड स्पीच असेसमेंट, लैंग्वेज एंड स्पीच असेसमेंट में हम क्या करते हैं, पेशेंट का वर्ड बोल पाता है कि नहीं बोल पाता, आर्टिकुलेशन कर पाता है कि नहीं कर पाता, डिसआर्थरिया तो नहीं है, डिसआर्थरिया, एफेजिया, पेशेंट कुछ वर्ड बोल पाता है, यस या नो, वर्ड पेशेंट जो है कुछ आर्टिकुलेशन कर पाता है कि नहीं पाता, इस प्रकार की कंडीशन को असेसमेंट करेंगे कि पेशेंट ठीक से बात कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल असेसमेंट कैसा है, डिसआर्थरिया तो नहीं है, वर्ड आर्टिकुलेशन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, एफएजिया एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो उस प्रकार की कंडीशन का हम असेसमेंट करेंगे किसके अंदर, लैंग्वेज एंड स्पीच असेसमेंट के अंदर। तो इस प्रकार से ये सारी जो चीजें हैं वो हम ओरिएंटेशन असेसमेंट के अंदर करेंगे। इसके बाद ओरिएंटेशन असेसमेंट के अंदर हम करेंगे लॉजिक, रीजनिंग एंड लॉजिकल जजमेंट एंड रीजनिंग असेसमेंट। जजमेंट एंड रीजनिंग असेसमेंट, पेशेंट जजमेंट डिसीजन ले रहा कि नहीं ले पा रहा है, वो लॉजिक लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, इसका असेसमेंट करेंगे। तो ये असेसमेंट कैसे करेंगे, तो हम आस्क द हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, आस्क हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस।
तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आज पूछेंगे, पेशेंट से पूछेंगे अच्छे से बताओ, अगर आप 6 महीने बाद में अचानक अपने पेरेंट्स से मिलते हो, आपके सामने अचानक से आपके पेरेंट्स आ जाते हैं 6 महीने बाद में, 8 महीने बाद में, तो आप क्या क्या रिएक्शन करेंगे? तो पेशेंट बोलेगा ऑफकोर्स मैं उनको हक करूंगा, प्यार करूंगा, पैर छूंगा, उनके आशीर्वाद लूंगा। अगर ऐसी बात बोलता है इसका मतलब वो डिसीजन लेने का, जजमेंट लेने का ले रहा है, उसका जजमेंट ठीक है, डिसीजन मेकिंग ठीक है, रीजनिंग ठीक है। लेकिन पेशेंट बोल रहा है कि नहीं मैं वहां से भाग जाऊंगा, मैं उनका शक्ल नहीं देखूंगा, तो इसका मतलब उसका डिसीजन मेकिंग जो है, जजमेंट है, वो क्या है, खराब हो गया है। जैसे एग्जांपल जो बुक में लिखे हुए एग्जांपल कि पेशेंट से पूछते हैं कि आप जिस रूम में हो उस रूम के अंदर आग लग गई तो आप क्या करेंगे? तो पेशेंट बोलेगा कि मैं वहां से भाग जाऊंगा, या अलार्म, फायर अलार्म एक्टिवेशन कर दूंगा, या हेल्प के लिए मैं साउट करूंगा। इसका मतलब उसका जजमेंट है, उसका डिसीजन मेकिंग है, वो अभी इंटैक्ट है। तो ये हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेसमेंट के अंदर देखने वाले हैं। तो बेटा हम सबसे पहले हमने न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर हमने क्या पढ़ा था? न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर हमने पढ़ना शुरू किया बच्चे। सबसे पहले हमने बात किया था हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। तो हमने कोग्निटिव फंक्शन के बारे में बात किया, उसके बाद हमने बोला हम अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे और इमोशनल स्टेटस के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद हमने किया बेटा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में असेसमेंट। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें हम क्या असेसमेंट करने वाले थे, किया था हमने असेसमेंट। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले बात किया था पेशेंट अलर्ट है कि नहीं है, ड्राउजी तो नहीं है, स्टूपस तो नहीं है, अनकॉन्शियस तो नहीं है। उसके बाद हमने ओरिएंटेशन असेसमेंट किया था। ओरिएंटेशन असेसमेंट करने के लिए हमने पेशेंट का टाइम, प्लेस, पर्सन और सिचुएशन के बारे में जाना था। उसके बाद हमने असेसमेंट किया था बेटा मेमोरी असेसमेंट किया था। मेमोरी में हमने 3 प्रकार की मेमोरी को असेसमेंट किया था, इमीडिएट मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी के लिए हमने नंबर रिपीट करने के लिए बोला, शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए हमने कोई पहले वर्ड बता दिया, 5 मिनट बाद हमने वर्ड पूछा, और लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए हमने उसको हिस्टोरिकल क्वेश्चंस पूछा। उसके बाद हमने असेसमेंट किया था बेटा लैंग्वेज एंड असेसमेंट, लैंग्वेज एंड स्पीच असेसमेंट। डिसआर्थरिया और डिसफेजिया तो नहीं हो रहा, वर्ड आर्टिकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, एफेजिया तो नहीं हो रहा है, ये लैंग्वेज असेसमेंट हमने किया था। उसके बाद हमने बोला था जजमेंट और रीजनिंग असेसमेंट किया था। क्या असेसमेंट किया था? जजमेंट एंड रीजनिंग असेसमेंट। रीजनिंग और जजमेंट असेसमेंट में हमने क्या किया था? हमने पेशेंट से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा। जैसे पूछा कि आप अचानक से आग देखते हो तो आप क्या करेंगे? आप फायर अलार्म करेंगे, वहां से भाग जाएंगे, आप हेल्प के लिए साउट करेंगे, या आप अचानक से 6 महीने बाद में, 7 महीने बाद में आपकी मॉम आपके सामने आ जाएंगे अचानक से, तो आप क्या करेंगे? ऑफकोर्स अगर पेशेंट का जजमेंट इंटैक्ट रहेगा तो वो बोलेगा मैं पैर छूंगा, हक करूंगा, प्यार करूंगा, ठीक है कि नहीं है? तो वो सारी बातें बताएगा। इसका मतलब उसका जजमेंट जो है वो इंटैक्ट है। अगला टॉपिक है जो हमारा पढ़ने वाला है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्रेनियल नर्व असेसमेंट। कौन सा असेसमेंट? क्रेनियल नर्व असेसमेंट। क्रेनियल नर्व असेसमेंट के अंदर हम सारी की सारी क्रेनियल नर्व असेसमेंट के बारे में बात करेंगे। असेसमेंट कैसे करते हैं और क्या असेसमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व असेसमेंट। ऑल्फैक्टरी नर्व असेसमेंट के अंदर हम इसमें यहाँ पर असेसमेंट करते हैं बेटा स्मेल का असेसमेंट। क्रेनियल नर्व असेसमेंट के अंदर हम क्या करेंगे? स्मेल देखेंगे। तो कैसे स्मेल चेक करेंगे? हम पेशेंट को बोलेंगे कि क्लोज द आई, क्लोज द आई एंड आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द स्मेल। हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप आंखें क्लोज करो, आंखें क्लोज करने के बाद में हम कुछ स्मेल वाला प्रोडक्ट लाइक कैफी, कॉफीन, चाय, जो फ्रूट है कुछ, उसको हम नाक के पास में से लाएंगे और बाद में बोलेंगे आपने कुछ स्मेल फील किया? पेशेंट बोलेगा हाँ आई फील स्मेल लाइक कॉफी, लाइक एप्पल। इसका मतलब उसकी ऑल्फैक्टरी जो नर्व है वो क्या है? इंटैक्ट है। यस या नो? अगर पेशेंट बोल रहा है कि यस आई फील स्मेल, इसका मतलब पेशेंट के अंदर ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो क्या है? इंटैक्ट है। अगला है ऑप्टिक नर्व असेसमेंट। ऑप्टिक नर्व असेसमेंट के लिए हम क्या असेसमेंट करते हैं बेटा? तो यहां पर हम विजन असेसमेंट करते हैं। क्या असेसमेंट करते हैं हम? विजन असेसमेंट करते हैं। विजन असेसमेंट। तो विजन असेसमेंट के लिए हम 2 प्रकार के, एक तो सेनेलिन चार्ट से हम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो असेसमेंट करते हैं। दूसरा इसमें विजुअल फील्ड एरिया असेसमेंट कर रहे हैं कि जैसे स्ट्रोक वाले पेशेंट होते हैं ना, उनके अंदर बीच का नहीं दिखता है या पेरीफेरी का नहीं दिखता है, जैसे ग्लूकोमा वाले में पेरीफेरल विजन लॉस हो जाता है, तो इसके अंदर हम वो विजन फील्ड एरिया असेसमेंट भी करेंगे। तो यहाँ पर 2 प्रकार के हम असेसमेंट करेंगे। एक तो करेंगे हम विजन असेसमेंट के लिए, और विजन असेसमेंट के लिए हम यूज करेंगे बेटा सेनेलिन चार्ट। ये विजन के लिए असेसमेंट करने वाले हैं। दूसरा असेसमेंट करेंगे विजुअल फील्ड एरिया असेसमेंट।
विजुअल फील्ड, विजुअल फील्ड एरिया पेशेंट को सेंटर में दिख रहा है या पेरीफेरी में दिख रहा है, सेंटर और पेरीफेरी विजन। जैसे हम आगे स्ट्रोक के अंदर पढ़ेंगे, स्ट्रोक वाले पेशेंटों के अंदर क्या होता है कि सेम साइड का विजन लॉस हो जाता है, उसको हम बोलते हैं हेमिएनोप्सिया। अगर दोनों आंखों का सेम साइड का लॉस हो जाता है, जैसे मान लो कि दोनों आंख, इस आंख से मुझे पेरीफेरी में नहीं दिख रहा है, इस आंख से मुझे पेरीफेरी में नहीं दिख रहा है, इस प्रकार के विजन लॉस को बोलते हैं होमोनोमस हेमिएनोप्सिया। लेकिन वो जो दोनों आंखों से आधा आधा नहीं दिख रहा है उसको बोलते हैं हेमिएनोप्सिया। तो दोनों टर्म को हम स्ट्रोक के अंदर पढ़ेंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया होमोनोमस हेमिएनोप्सिया का मतलब होता है दोनों आंखों से सेम साइड में नहीं दिखना, सेम एरिया में नहीं दिखना, और हेमिएनोप्सिया का मतलब होता है आधा विजन, हाफ फील्ड विजन जो है वो लॉस हो जाना। तो हम इसमें क्या देखेंगे, विजुअल फील्ड एरिया असेसमेंट करेंगे कि पेशेंट को सेंटर और पेरीफेरी में कहाँ दिख रहा है, कहाँ नहीं दिख रहा है, दैट इज द। अच्छा, उसके बाद में हम करेंगे ओक्यूलोमोटर नर्व असेसमेंट। ओक्यूलोमोटर नर्व असेसमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम असेसमेंट करेंगे आई मूवमेंट, आई रिएक्शन एंड आई रिफ्लेक्स। ये तीनों असेसमेंट करने वाले हैं, रिएक्शन, मूवमेंट एंड रिफ्लेक्शन। तो हम पेशेंट के ऐसे पेन पेशेंट के सामने रखेंगे, उसके बाद में पेन को जो है आगे करेंगे, पीछे करेंगे, उसके बाद इधर करेंगे, इधर करेंगे, ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे। ये इस प्रकार के असेसमेंट करने का मतलब ये है कि हम थर्ड क्रेनियल नर्व का असेसमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा पेशेंट की पिपिल को भी देखेंगे, डायलेटेड है कि नहीं है, नॉर्मल है कि नहीं है। ये भी कौन सी क्रेनियल नर्व का असेसमेंट होने वाला है, थर्ड क्रेनियल नर्व का असेसमेंट होने वाला है। और बेटा थर्ड क्रेनियल नर्व आ गया, इसलिए मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। थर्ड क्रेनियल नर्व के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है मेरे बच्चों, वो ये है बेटा कि थर्ड क्रेनियल नर्व मोस्ट कॉमन क्रेनियल नर्व है, मोस्ट कॉमन क्रेनियल नर्व है जो अफेक्ट होती है इन डायबिटिक पेशेंटों में। डायबिटीज के अंदर सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला कौन सा नर्व है मेरे बच्चों, तो आपने बताना है सर थर्ड क्रेनियल नर्व है, ओक्यूलोमोटर है, यस या नो। तो थर्ड क्रेनियल असेसमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, आई मूवमेंट के बारे में असेसमेंट करते हैं, आई रिएक्शन के बारे में करते हैं और आई रिफ्लेक्स के बारे में असेसमेंट करते हैं। अगला है ट्रोक्लियर नर्व असेसमेंट। तो ट्रोक्लियर नर्व असेसमेंट में मैं आपको दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है ट्रोक्लियर नर्व के बारे में जो मैं आपको बता देता हूं बेटा। ट्रोक्लियर नर्व के बारे में दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये ट्रोक्लियर नर्व जो है, पहली बात लॉन्गेस्ट, इंट्राक्रेनियम क्रेनियल नर्व है। हमारी खोपड़ी में सबसे लंबी क्रेनियल नर्व जो है वो ये है, ट्रोक्लियर नर्व है। शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व भी यही है। शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व भी यही है। तो इसके बारे में दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई बच्चे, कौन कौन सी दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। पहला इंपॉर्टेंट हो गया सर ये, एक तो खोपड़ी के अंदर इंट्राक्रेनियम में तो सबसे लंबी है, इंट्राक्रेनियम में तो क्या है, सबसे लंबी है। वैसे क्रेनियल नर्व में सबसे शॉर्ट वाली क्रेनियल नर्व ये है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर ट्रोक्लियर नर्व असेसमेंट के अंदर हम किसका असेसमेंट करेंगे, इसमें भी हम आई मूवमेंट असेसमेंट करेंगे, आई मूवमेंट असेसमेंट करेंगे, आई मूवमेंट असेसमेंट करेंगे। आई मूवमेंट असेसमेंट किधर, डाउनवर्ड, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे। देखो मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे लिखा रहा हूँ ताकि अच्छे से हम समझे सीखे। आपको अगर लगता है कि स्लो चल रहा है वीडियो तो आप उसको स्पीड अप कर करके, स्पीड 1.5 और 2 स्पीड करके पढ़ सकते हो। तो बेटा इसमें हम आंखों का मूवमेंट कैसे करेंगे, पेन लेंगे हम साथ में असेसमेंट करेंगे और उसमें वाले पेशेंट पेन ऊपर करेंगे, ऊपर देख रहा है, पेन नीचे करेंगे, नीचे देख रहा है, हम नीचे और इन्वर्ट करेंगे, अच्छा देख रहा है कि नहीं देख रहा है, आई मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आई मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है, इसका मतलब फोर्थ क्रेनियल जो है वो इंटैक्ट है। अगला है ट्राइजेमिनल नर्व असेसमेंट। ट्राइजेमिनल नर्व असेसमेंट के बारे में ये बेटा इसकी 3 ब्रांच होती है, इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, 3 ब्रांच होती है और ये मिक्स्ड होती है।
ये सेंसरी काम भी करती है और ऑल्फैक्टरी सेंसरी काम भी करती है और मोटर काम भी करती है। तो सेंसरी में क्या काम करती है, तो इसके असेसमेंट के लिए हम क्या देखेंगे, ये सेंसरी में ये काम करती है हमारे फेशियल, आई पेन, फोरहेड पेन, फेशियल, चिक्स, इनके पेन असेसमेंट करती है, इनके सेंसेशन को बताने का काम ये करती है। मैक्सिलर टीथ का है, टूथ का पेन है इनका। और मोटर में क्या करती है, जो के बारे में काम करती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे बेटा ट्राइजेमिनल में कॉर्नियल असेसमेंट करेंगे, कॉर्नियल रिफ्लेक्स असेसमेंट करेंगे। दूसरा जो स्ट्रेंथ देखेंगे, चेविंग, च्विंग ठीक से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और जो का स्ट्रेंथ कैसा, लोअर जो, लोअर जो स्ट्रेंथ असेसमेंट इसके द्वारा हम करने वाले हैं। तो ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में क्या असेसमेंट करने वाले हैं, तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स। कॉर्नियल रिफ्लेक्स कैसे करेंगे, ऐसे हम कॉटन बॉल लेंगे, और कॉटन बॉल लेंगे तो आंख की तरफ डालेंगे तो आंख बंद कर लेगा पेशेंट, इसका मतलब उसका कॉर्नियल रिफ्लेक्स ठीक है। करेनियल नर्व 5 ही उसकी काम कर रही है। अगला है एब्ड्यूसेंस नर्व। एब्ड्यूसेंस नर्व जो है ये भी आई मूवमेंट के लिए काम आती है। इसका असेसमेंट में भी हम क्या चेक करेंगे, आई मूवमेंट, आई मूवमेंट, आई मूवमेंट असेसमेंट करेंगे। आई मूवमेंट किस प्रकार से असेसमेंट करेंगे, लेटरल, लेटरल आई मूवमेंट। हम पेन लेंगे, पेन कुछ लेटर ले जाएंगे, अगर पेशेंट देख रहा है इधर ले जाएंगे, फिर इधर ले जाएंगे, देख रहा है, इसका मतलब पेशेंट का लेटरल आई मूवमेंट हो रहा है, 6th क्रेनियल नर्व जो है वो इंटैक्ट है। उसके बाद बेटा हम असेसमेंट करेंगे 7th फेशियल क्रेनियल नर्व, 7th फेशियल क्रेनियल नर्व का। इसके असेसमेंट के लिए ये क्या काम करती है, ये भी दोनों बाइबर। इसका असेसमेंट कैसे करेंगे हम, इसका असेसमेंट ये सेंसरी भी है और मोटर भी है, तो दोनों असेसमेंट करेंगे। सेंसरी में ये क्या करती है, 2/3 ऑफ एंटीरियर टंग, ऑफ एंटीरियर टंग, एंटीरियर टंग के 2/3 में ये सप्लाई करती है। तो एंटीरियर 2/3 में टेस्ट है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये असेसमेंट करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, 7th क्रेनियल नर्व का सेंसरी का असेसमेंट हो जाएगा। मोटर, ये हमारे फेशियल में आईब्रो का मूवमेंट ऐसा अपर करवाएंगे, ये से ना स्माइल करवाने का काम ये करती है। तो पेशेंट को हम बोलेंगे स्माइल करो, पेशेंट अगर स्माइल कर रहा है फ्रॉम द आईब्रो, फ्रॉम आईब्रो कर रहा है, क्लोज उस बोलेंगे आंखें जो एकदम क्लोजली टाइट करो, क्लोजली आई टाइट कर रहा है, इसका मतलब 7th फेशियल क्रेनियल नर्व जो है वो अच्छे से काम कर रही है। अगला है बेटा वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व असेसमेंट। इसके अंदर हम असेसमेंट करेंगे, इसका असेसमेंट जो है पोजीशन भी करेंगे, पेशेंट का पोजीशन असेसमेंट भी करेंगे, साथ साथ में ऑडिटरी हियरिंग असेसमेंट भी करेंगे। तो हियरिंग असेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, वेबर टेस्ट, ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट, ये टेस्ट हम हियरिंग के लिए करने वाले हैं। अगर ये वेबर टेस्ट और ट्यूनिंग टेस्ट ठीक है, इसका मतलब पेशेंट ऑडिटरी काम कर रहा है, पेशेंट पोजीशन ठीक है, पेशेंट आंख बंद करने के बाद में खड़ा रह पा रहा है, उसका गेट नॉर्मल है, पोस्चर नॉर्मल है, इसका मतलब ये नर्व जो है वो इंटैक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो है ये हमारे टंग को सप्लाई करने का काम करती है। ये भी 2 प्रकार की है बेटा, ये मोटर नर्व का काम करती है और सेंसरी का भी काम करती है। सेंसरी असेसमेंट भी करेंगे और इसमें, और मोटर असेसमेंट भी करेंगे। सेंसरी असेसमेंट में तो क्या है, ये 1/3 पोस्टीरियर टंग को सप्लाई कर रही है। तो पेशेंट को पीछे जी बाहर निकाल करके पीछे कुछ ऐसा बिटर सा रखेंगे, पेशेंट बोल रहा है हाँ मुझे ऐसा फील हुआ, इसका मतलब ये काम कर रही है। मोटर में क्या काम करेगी, ये यहां पर हम देखेंगे गैग रिफ्लेक्स, सोलोइंग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स, सोलोइंग, स्पेशली यहां पर सोलोइंग चेक करेंगे। कैसे देखेंगे,
तो पेशेंट को हम बोलेंगे पेशेंट कर मुंह खोलो, मुंह खोलने के बाद में हम ऐसा कॉटन का या टिश्यू पेपर का एक बत्ती सा बत्ती जैसा बनाएंगे और बना करके ओपन मुंह करके पीछे जो है यूवला दिख रहा है वहां पर हम इसको टक करेंगे, ऐसे टक करेंगे तो फेरिंग्स में क्या होने वाला है, कॉन्ट्रैक्शन होने वाला। और फेरिंग्स में जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा इसका मतलब ये नर्व जो है वो काम कर रही है। अगला है वेगस नर्व। वेगस नर्व असेसमेंट के लिए भी हम क्या असेसमेंट, इसका असेसमेंट की भी हम कैसे करेंगे, swallowing and gag reflex, swallowing and gag reflex असेसमेंट करेंगे। एसेसरी असेसमेंट, इसका असेसमेंट हम कैसे करेंगे, तो बेटा ये मोटर नर्व है, ये हमारे नेक और शोल्डर मूवमेंट करवाने में काम आती है। तो हम पेशेंट को बोलेंगे आस्क द पेशेंट सर्ज शोल्डर एंड नेक मूव। अगर वो सर्च कर पा रहा है शोल्डर और नेक मूवमेंट कर पा रहा है, इसका मतलब ये नर्व क्या है, इंटैक्ट है। उसके बाद लास्ट रहती है हमारी हाइपोग्लोसल नर्व। कौन सी नर्व रहती है बेटा, हाइपोग्लोसल नर्व असेसमेंट। हाइपोग्लोसल नर्व असेसमेंट हम किस प्रकार से करेंगे, तो हाइपोग्लोसल नर्व असेसमेंट करने के लिए हम पेशेंट को बोलेंगे, और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये एनक्लेक्स एग्जाम में भी, नेक्स्ट जनरेशन के एनक्लेक्स एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये आया हुआ था कि एक सीनियर नर्स है जो एक पेशेंट को बोल रही है टंग बाहर निकालो, टंग को ऐसे साइड टू साइड रोटेट करो, ऐसे साइड टू साइड रोटेट करवा रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट नर्स पास में वो क्या समझ रहा है, कौन सी क्रेनियल नर्व का असेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये असेसमेंट हो रहा है 12th क्रेनियल नर्व असेसमेंट। तो 12th क्रेनियल असेसमेंट करने के लिए क्या करेंगे, आस्क द पेशेंट, ask patient about, stick out the tongue and rotate the tongue side to side। अगर वो ऐसा कर पा रहा है इसका मतलब 12th क्रेनियल नर्व असेसमेंट भी ठीक है। तो अभी हमने क्रेनियल नर्व असेसमेंट भी सारा का सारा पढ़ लिया। क्रेनियल नर्व असेसमेंट आपको मैं 2 मिनट में याद कराता हूँ। सबसे पहला क्रेनियल नर्व असेसमेंट, पेशेंट को बोलेंगे आंखें बंद करो और स्मेल फील करो, स्मेल फील कर रहे हैं इसका मतलब पेशेंट ठीक है, वो देख रहा है हमसे बात कर रहा है, इसका मतलब ऑप्टिक नर्व असेसमेंट ठीक है। उसके बाद हम एक पेन लेंगे, पेन को ऊपर नीचे आगे दाएं बाएं घुमाएंगे, इसका मतलब उसकी थर्ड क्रेनियल नर्व असेसमेंट ठीक है। उसके बाद हम पेन को डाउनवर्ड और इनवर्ड घुमाएंगे, इसका मतलब पेशेंट की डाउनवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट हो रही है आईज, इसका मतलब ठीक है। पांचवी में कुछ कॉटन का बोल लेंगे और आंख की तरफ डालने की कोशिश करेंगे, आंख बंद कर लेगा, मतलब ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। पांचवा क्रेनियल नर्व च्यूइंग कर रहा है, जो स्ट्रेंथ ठीक है, मतलब फिफ्थ क्रेनियल नर्व असेसमेंट ठीक है। छठा क्रेनियल नर्व असेसमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पेन लेंगे, इधर घुमाएंगे, लेटल देख रहा है, इधर घुमाएंगे, देख लेटल देख रहा है, मतलब सिक्स क्रेनियल नर्व असेसमेंट भी ठीक है। सेवंथ क्रेनियल नर्व असेसमेंट एंटीरियर टंग आ रहा है, पेशेंट हमारे से बात कर रहा है, पेशेंट फ्रॉन द आईब्रो कर रहा है, स्मेल कर रहा है, इसका मतलब सेवंथ क्रेनियल नर्व असेसमेंट भी ओके। आठवां के लिए पेशेंट सुन रहा है, ट्यूनिंग फॉर हमारी बात सुन रहा है, इसका मतलब उसका हियरिंग ठीक है। नाइन्थ क्रेनियल नर्व के लिए हम गेग रिफ्लेक्स देखेंगे, सोलविंग देखेंगे। 10th के लिए गेग और सोलविंग रिफ्लेक्स देखेंगे। 11th के लिए शोल्डर सर्च और नेक सर्च करने के लिए बोलेंगे। 12th क्रेनियल नर्व असेसमेंट करने के लिए पेशेंट को बोलेंगे अपनी जीभ को बाहर निकालो और इधर घुमाओ, वो जीभ को बाहर निकाल रहा है, इधर घुमा रहा है, इसका मतलब सारी की सारी क्रेनियल नर्व जो है वो काम कर रही है। अब हम बात करते हैं बेटा आगे हमारे रिफ्लेक्सेस के बारे में, आगे हमारे कोऑर्डिनेशन टेस्ट के बारे में। कोऑर्डिनेशन टेस्ट, कोऑर्डिनेशन टेस्ट, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस टेस्ट। कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस टेस्ट, ये जो टेस्ट करेंगे बेटा ये सेरिबेलर असेसमेंट कर रहे हैं हम, सेरिबेलर फंक्शन असेसमेंट कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है हमने एनाटॉमी में पढ़ा था कि हमारे बोलेंस में कोऑर्डिनेशन और बैलेंस का काम कौन करता है, पोजीशन का काम कौन करता है, सेरिबेलर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें टेस्ट करते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन टेस्ट में टिप ऑफ फिंगर टिप टू नोज,
फिंगर टिप टू नोज सेरिबेलर फंक्शन असेसमेंट। इसमें हम क्या देख रहे हैं? सेरिबेलर फंक्शन असेसमेंट कर रहे हैं। तो ये टेस्ट करते कैसे हैं? तो आप तो बोल रहे सर यार बताओ ना, हमने नाम तो बहुत सुना है, ये फिंगर टिप टू नोज टेस्ट कैसे करते हैं? तो ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर की एक अंगुली होगी और ये पेशेंट को बोलेंगे कि भाई तेरी अंगुली जो है वो तेरे टिप ऑफ नोज पे लगानी है, फिर मेरे टिप पर लगानी है, मेरे फिंगर टिप पर लगानी है, आपने ऐसे ऐसे करना है। अगर पेशेंट ऐसे ऐसे कर रहा है, इसका मतलब वो बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन ठीक से कर रहा है, इसका मतलब सेरिबेलर फंक्शन उसका इंटैक्ट है। अगला टेस्ट हम करते हैं बेटा इसके अंदर, अगला टेस्ट हम इसके अंदर करते हैं मेरे बच्चों, हील टू साइन टेस्ट। ये टेस्ट में हम क्या करते हैं? किसका फंक्शन असेसमेंट करते हैं? तो लोअर लिम्ब कोऑर्डिनेशन असेसमेंट करते हैं। क्या करते हैं? लोअर लिम्ब कोऑर्डिनेशन, लोअर लिम्ब कोऑर्डिनेशन असेसमेंट करते हैं। लोअर लिम्ब कैसे करते हैं इसमें? तो बेटा ये से करते हैं, देखो मान लो कि ये मेरा एक पैर है, पेशेंट को हम आराम से चेयर पर बिठा देंगे, चेयर पर बिठाने के बाद में ये एक पैर है, इस पैर पर दूसरे पैर को बोलेंगे, ये मान लो दूसरे पैर की मेरी एंकल है, तो ये एंकल को पेशेंट की एल्बो पर, नी कैप से लेकर के एल्बो तक ऐसे ऐसे बोलेंगे, ऐसे रगड़ो। ऐसे वो अगर फ्रिक्शन कर रहा है और स्पीड से कर रहा है, ठीक कर रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा है, इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन, लोअर लिम्ब का कोऑर्डिनेशन जो क्या है, ठीक है। अगला टेस्ट हम करते हैं बेटा रैपिड अल्टरनेटिव मूवमेंट टेस्ट। क्या करने वाला है मेरे बच्चों? रैपिड अल्टरनेटिव मूवमेंट टेस्ट। ये रैपिड अल्टरनेटिव मूवमेंट, ये किसका असेसमेंट है? तो ये असेसमेंट है फाइन मोटर स्किल असेसमेंट। फाइन मोटर फाइन मोटर स्किल असेसमेंट। फाइन मोटर स्किल असेसमेंट कैसे करते हैं कि पेशेंट को हम बोलेंगे कि आपने रैपिड मूवमेंट करना है। कैसे? पेशेंट को बोलेंगे कि आपने ये थंब है, अपना थंब जो है, आपको थंब को इस अंगुली, इस अंगुली, इस अंगुली और इस फिंगर, ये फिंगर, ये फिंगर, ये फिंगर और ये फिंगर, ये आपने रैपिडली करना है। पेशेंट ऐसे रैपिडली कर रहा है, ऐसे रैपिडली कर रहा है और सही सही कर रहा है, इसका मतलब उसका मूवमेंट जो है वो ठीक है। पेशेंट बोलेंगे आपने एक हाथ ऐसे रखना है, एक हाथ ऐसे रखना, आपको इसे ऐसे मूवमेंट करना है। अगर पेशेंट ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब ये रैपिड मूवमेंट है और ठीक से कर रहा है, इसका मतलब पेशेंट का फाइन मूवमेंट भी ठीक है। हम पेशेंट के, मान लो ये पेशेंट का पैर है और पेशेंट का ये पैर और नीचे हाथ रख देंगे, हम पेशेंट को बोलेंगे कि हमारे हाथ को दबाना दबाना दबाना, ऐसे वो स्पीड से दबा पा रहा है, इसका मतलब उसका मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल भी कैसा है, अच्छा है। दैट इज द कोऑर्डिनेशन और बैलेंस टेस्ट फॉर द टू असेस द सेरिबेलर फंक्शन असेसमेंट। अगला हम इसके अंदर करते हैं गेट टेस्ट, गेट और पोजीशन। गेट टेस्ट में हम सबसे पहले करते हैं बेटा रोमबर्ग टेस्ट। ये बताता है हमारे को सेंसरी असेसमेंट ऑफ सेरिबेलर कोऑर्डिनेशन। ये है तो फंक्शन किसका, सेरिबेलम, लेकिन सेंस बना, सेंसरी फंक्शन असेसमेंट हो रहा है इसमें। क्या इसमें क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे पेशेंट को स्टैंड कर देंगे, दोनों पैर पास में ला करके खड़ा करके बोले आपने आंख बंद करनी है। पेशेंट आंख बंद करेगा और सीधा खड़ा है, अब पेशेंट स्विंग हो रहा है, ऐसे स्विंग हो रहा है। अगर पेशेंट ऐसे स्विंग हो रहा है, इसका मतलब रोमबर्ग टेस्ट इसका पॉजिटिव है, सेरिबेलर फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है। पेशेंट आंख बंद करने के बाद में भी अपनी पोजीशन मेंटेन रख रहा है, स्विंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब रोमबर्ग टेस्ट सेरिबेलर फंक्शन ठीक से काम कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें करेंगे क्लोज द आई, क्लोज द बोथ आई,
क्लोज द आई एंड स्टैंड विथ क्लोज टुगेदर फीट, क्लोज टुगेदर फीट। मेरे कहने का मतलब सेंटेंस हो सकता है ठीक नहीं है, लेकिन इसको बोलेंगे कि आपके जो दोनों पैर है ना बेटा, ये दोनों पैर पास में होने चाहिए, ऐसे ज्यादा बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और उसको आंख बंद करेंगे। अगर पेशेंट ऐसा करके खड़ा हो रहा है, उसके बाद हम क्या पेशेंट को देखेंगे? स्विंग। स्विंग तो नहीं कर रहा है, हम क्या करेंगे? वॉच फॉर स्विंग, वॉच फॉर स्विंग। पेशेंट ऐसे स्विंग तो नहीं कर रहा, ऐसा हिल तो नहीं रहा आंख बंद करने के बाद में। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब पेशेंट का सेरिबेलर कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। और अगर स्विंग नहीं कर रहा है, पेशेंट आराम से खड़ा हो रहा है, नो स्विंग। पेशेंट आराम है, पेशेंट रिलैक्स है, स्टैंडिंग कर रहा है, स्टैंड है, नो स्विंग हो रहा है, इसका मतलब नॉर्मल है। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है रोमबर्ग टेस्ट। कितनी बार? मल्टीपल टाइम। एक बार तो मुझे याद है 2014 पीजीआई में आया हुआ था, जब हमने टेस्ट दिया था, 2014 में आया हुआ है। यस या नो? और भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, तो दैट इज द रोमबर्ग असेसमेंट टेस्ट। गैस असेसमेंट टेस्ट कर लिया, इसके बाद हम असेसमेंट करते हैं, टेस्ट हो रहा है पोजीशन असेसमेंट। पोजीशन असेसमेंट, पोजीशन असेसमेंट। पोजीशन असेसमेंट के अंदर हम पेशेंट का पोजीशन असेसमेंट करते हैं कि पेशेंट कैसी पोजीशन में स्टैंडिंग कर रहा है। पहले एक होता है एटैक्सिक पोजीशन, एटैक्सिक पोजीशन। एटैक्सिक पोजीशन मतलब अबनॉर्मल पोस्चर, ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है। इसका मतलब पेशेंट के अंदर सेरिबेलम में प्रॉब्लम है। सेरिबेलम में प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊं इमेज से कैसे होती है एटैक्सिक पोजीशन। या ये एटैक्सिक पोजीशन है मेरे बच्चों, ये वाला एटैक्सिक पोजीशन है। ये जिसका भी फोटो हमने गूगल से लिया उसको हम सॉरी बोल देंगे, उनका फोटो हमने यूज किया है पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। तो जिनका भी फोटो है सॉरी हमने यूज किया है। तो ये वाली पोजीशन जो है वो क्या है? हमारी नॉर्मल पोजीशन है। ये वाली पोजीशन है, इसको बोलते हैं एटैक्सिक पोजीशन। प्रॉब्लम कहां पर है? अगर ऐसा खड़ा हो रहा है मतलब सेरिबेलम है, ठीक से वो बैलेंस नहीं ना पा रहा है, दैट इज द एटैक्सिक पोजीशन। अच्छा जी, इसके बाद दूसरा पोजीशन है, वो भी मैं आपको इमेज बताता हूं, जो पार्किंसन में देखने को मिलता है, सफल्ड पोजीशन। ऐसा पोजीशन, ये पोजीशन है, इसको बोलते, ये किस में देखने को मिलती है? ये सफल्ड पोजीशन है। किस में देखने को मिलती है बेटा? पार्किंसंस में। स्टूपर पोजीशन, सफल्ड पोजीशन। ये पोजीशन असेसमेंट है। ये ऐसा किस में देखने को मिलेगा? हमारे को पार्किंसंस वाली असेसमेंट के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पोजीशन असेसमेंट हो गया। इसके अलावा दो और पोजीशन असेसमेंट होता है बेटा, एडी कोर्टिकेट एंड डी सेरिब्रेट पोजीशन असेसमेंट करते हैं। उसका भी हम इमेज से समझ लेते हैं बेटा। ये हम ले लेते हैं इमेज, ये जिसका भी इमेज है हमने लिया है, हम उनको बोलेंगे सॉरी हमने आपका इमेज यूज किया है, लेकिन हमारा पर्पज सिर्फ सीखना है और समझना है। तो ये पोजीशन हमने ले लिया। ये वाला जो पोजीशन आपको पहले नंबर वाला पोजीशन देखने को मिल रहा है मेरे बेटा, ये वाला जो पोजीशन है दैट इज द डिकोर्टिकेट पोजीशन। क्या पोजीशन है? डिकोर्टिकेट पोजीशन। ये डिकोर्टिकेट पोजीशन कब देखने को मिलेगा? डिकोर्टिकेट पोजीशन हमें देखने को मिलेगा जब इसका ये इंडिकेशन कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है, डिकोर्टिकेट पोजीशन इंडिकेट कर रही है, इंडिकेट सेरिब्रम कॉर्टेक्स इंजरी। क्या इंडिकेट कर रही है?
सेरिब्रम के कॉर्टेक्स में इंजरी हो गया है। तो ये इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें सब कुछ फ्लेक्स देखने को मिलेगा, ऐसे फ्लेक्स होगा, सब कुछ फ्लेक्स होगा, नेक ऐसे होगी, ये ऐसा होगा, पैर ऐसे होंगे, फ्लेक्स होंगे। इसको बोलते हैं अबनॉर्मल फ्लेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अबनॉर्मल फ्लेक्स। ये जीसीएस में भी पढ़ेंगे, जब ग्लासोकोमेस्कल पढ़ेंगे तब भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या देखने मिलेगा, देखो ये यहाँ नेक फ्लेक्स, ये वाला फ्लेक्स देखने को मिल रहा है, ये इस प्रकार से पॉइंटेड फिंगर हो रहा है, पॉइंटेड टोर हो रहा है। और यही एग्जाम में क्वेश्चन पड़ा है, एक पेशेंट है जिसके पैर पॉइंटेड टोई है, जिसके पैर देखने को मिल रहा है पॉइंटेड टर्न इनटू टोय देखने को मिल रहा है। इसमें आपका जीसीएस स्कोर क्या दोगे? ये इसका मतलब आप क्या समझते हो? इसका मतलब हम समझते हैं कि सर इस पेशेंट में सेरिब्रल इंजरी हो गया। क्या हो गया है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स का इंजरी हो गया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा प्रीवियस, ये तो एक तो हमें ये पोजीशन देखने को मिला। दूसरा है डिसेरिब्रेट पोजीशन। डिसेरिब्रेट पोजीशन को दूसरे नाम में बोलते हैं अबनॉर्मल एक्सटेंशन। और ये जीसीएस में पढ़ेंगे, और जीसीएस में इसको नंबर देंगे 2, इसको नंबर देंगे 3। अगर पेशेंट ऐसा है तो उसको मोटर रेस्पॉन्स देंगे नंबर 3, और ऐसा है तो नंबर देंगे 3। अगर ऐसा है तो ये वाला पोजीशन हमें इंडिकेट कर रहा है बेटा, ये पोजीशन हमें इंडिकेट कर रही है मेरे बच्चे ब्रेन स्टेम इंजरी। ब्रेन स्टेम इंजरी। इसमें भी देखो क्या हो रहा है, पॉइंटेड एंड टर्न टोय, पॉइंटेड एंड टर्न टोय। इसका मतलब ये है कि बेटा पेशेंट में जो है सीवियर ब्रेन इंजरी है। तो ये इसमें क्या है, इसमें सभी कुछ हाथ एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, इसमें ये भी एल्बो एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, ये एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, इसमें एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। तो ये हमने 2 प्रकार का पोजीशन हमने पढ़ लिया, 4 प्रकार का हमने पोजीशन, सफल्ड पोजीशन हमने पढ़ लिया, एटैक्सिक पोजीशन हमने पढ़ लिया, डिकोर्टिकेट एंड डिसेरिब्रेट पोजीशन हमने पढ़ लिया। ये पोजीशन असेसमेंट करते हैं। आगे वाला जो असेसमेंट हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों, वो पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्स असेसमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं हम? रिफ्लेक्स असेसमेंट। रिफ्लेक्स असेसमेंट। और रिफ्लेक्स असेसमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम 2 चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम सुपरफिशियल रिफ्लेक्स असेसमेंट, दूसरा पढ़ेंगे डीप रिफ्लेक्स असेसमेंट, जो कि पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी आपने जो लेक्चर पढ़ा है, इस लेक्चर को आपने रिकॉल करना। रिकॉल का मीनिंग क्या होता है? आंखें बंद करके आपने शुरू ने आज सबसे पहले न्यूरोलॉजी असेसमेंट में क्या बात बताई, क्या कहानी सुनाई, क्या स्टोरी सुनाई, इवन आपको वो भी याद होना है। आंख बंद करना है, फिर आपने बोल, देखो बेटा आपका सिलेक्शन जब होगा, जब रात को सोएंगे, तो सोते समय जब आप ये आंखें बंद करने करोगे, अच्छा न्यूरोलॉजी असेसमेंट पढ़ा था, फेशियल क्रेनियल असेसमेंट पढ़ा था, क्रेनियल असेसमेंट पढ़ा था, ऑक्यूलर रिफ्लेक्स असेसमेंट पढ़ा था, कॉर्नियल रिफ्लेक्स असेसमेंट पढ़ा था, आई लेटरल मूवमेंट हो रही है, इधर मूवमेंट हो रही है मतलब छठी क्रेनियल नर्व है, नीचे और डाउनवर्ड कर रही है मतलब 4th है, ऑक्यूलर में मूवमेंट, रिफ्लेक्स असेसमेंट, तीनों देखते हैं। ऐसे पढ़ते पढ़ते आपको रात में नींद आ जाएगी और पता चले ओ माय गॉड सुबह 7 बज गई, तब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिकॉलिंग मेथड, इससे मेमोरी भी इंक्रीज होती है। तो ऑल द बेस्ट एंड हैव ए ग्रेट आफ्टरनून बच्चों।